महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ एक अन्य विशेषता भी वहाँ से मिलती है। इन मोहरों के निर्माण की कला में जैसे सर्वाधिक संख्या में मोहनजोदड़ो से जो संख्या मिलती है उनकी संख्या 500 मिलती है। लोथल देसरपुर से तांबे की मोहर प्राप्त होती है। सर्वाधिक संख्या इन मोहरों में सर्वाधिक जो अंकर है वो एक श्रेणी पशु का मिलता है। मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा से राजमुद्रांकित मोहरें प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। कालीबंगा से मेसोपोटामियाई मोहर और लोथल से फारस की मोहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो हमको मिलती है मोहरों को लेकर, वो लोथल और मोहनजोदड़ो से हमको 6वें नंबर की बोलते कि लोथल और मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त होती है, मोहर मिलती है जिस पर नाव की आकृति अंकित है। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण बात और भरकर सामने आती है कि नावों का मोहरों पर मिलना यह दर्शा जाता है कि ये स्थल व्यापार और वाणिज्य में नौका परिवहन को लेकर भी विख्यात। तो इस तरह से मोहर निर्माण की कला अपने आप में यहाँ के कलाकारों की एक विशेष देन मानी जा सकती है। तो इस तरह से सैंधव का कलाकार अन्य कलाओं के साथ साथ मोहर निर्माण कला में भी अग्रणी भूमिका में पहुँच चुका था। इनके साथ मोहर निर्माण कला के साथ एक नवीन कला भी हड़प्पा के कलाकार अपनी लेकर प्रस्तुत करते हैं और उस कला को हम कहते हैं मन का निर्माण कला। वो है मन का निर्माण कला। मन का क्या है हमको यह मन का एक गुड़िया या उसका जो महत्व था उस समय वह सौंदर्य प्रसाधन को लेकर था। मन का कैसा होता था, किस चीज से निर्मित किया जाता था, इन सारी चीजों को जान लेना जरूरी है। तो मन का निर्माण कला में मन का निर्माण का पदार्थ क्या था, मन का था क्या। तो मन का के विद्वानों ने मन का को कई रूपों में कई अर्थों में उसको व्यक्त किया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मन का अर्थात खिलौनों को कहा जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मन का सौंदर्य प्रसाधन की एक विशेष वस्तु थी जिनको हम गुड़िया भी कह सकते हैं या मोती भी कह सकते हैं, उसी को मन का मानते थे। मन का जो उपयोग था और जो उसकी विशेषता थी और उसकी पहचान थी, तो उपयोग उसका आभूषणों के निर्माण में और उसकी पहचान जो थी वो सौंदर्य बोध से जुड़ी हुई थी। तो मन का निर्माण कला में भी सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार बहुत कुछ सीख चुका था और इस मन का निर्माण के माध्यम से यह देखा जाता है कि मन का निर्माण वो किससे करता था, उसके पीछे उस चीज़ को उसका रॉ मटेरियल वो क्या यूज करता था, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मन का निर्माण पदार्थ क्या था, मन का निर्माण पदार्थ क्या था, किन चीज़ों के माध्यम से, किन वस्तुओं के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार मनका को निर्मित करता था और उसके बाद में उसका उपयोग उस युग के समाज में नारी और पुरुष दोनों करते थे,
जिनकी जिनकी पहचान सौंदर्य बोध से जोड़कर देखी जाती थी, तो इस मनके के विषय में कहा जाता है कि सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीपी, सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीपी, तांबा, चांदी, सोना आदि पदार्थों के माध्यम से सोना, सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीपी, तांबा, चांदी, सोना, हाथी दांत, मिट्टी के भी मनके बनाया जाता है, मिट्टी आदि पदार्थों के माध्यम से मनका का निर्माण किया जाता था। मनका बेसिकली जो था वो एक बुरियन से मोती जैसे होता था, और मनकों के कई आकार होते थे, उनमें बीच में छिद्र करके उस युग का कलाकार छिद्र कर देता था ताकि उनमें धागा पिरोया जा सके और उनको लड़ियों के साथ संग्रहित करके उसको धारण किया जा सके, और धारण करने के बाद उस सौंदर्य के बोध को अभिव्यक्त करने के लिए इन मनकों का निर्माण किया जाता था। यह व्यक्ति के जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में या भौतिक अभिव्यक्ति के लिए इनका उपयोग करता था। तो मनका इन चीज़ों से बनाया जाता था, और इसका उपयोग और जो इसकी पहचान थी वह क्या थी? उपयोग इसका कहाँ होता था? उपयोग इसका आभूषण निर्माण में, और इसकी पहचान क्या थी? पहचान या क्यों इस्तेमाल किया जाता था? कि इसकी पहचान जो जुड़ी हुई थी वो सौंदर्य बोध से थी, सौंदर्य बोध से इसकी पहचान थी। वह उस युग की सिंधु घाटी सभ्यता के युग की महिलाएं इन मनकाओं को धारण करके सौंदर्य को द्विगुणित करती थी, उसको अपने सौंदर्य को और भी बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर आकार की जब बात हम करते हैं, मनकों का आकार क्या था? आकार इसकी भी मनका का भी आकार कई प्रकार का था। बेलनाकार था, गोलाकार था, अंडाकार था, बेलनाकार, ढोलाकार, अंडाकार आदि। ये मनकों के आकार थे। मनकों के लिए कहा जाता है कि सेलखड़ी से निर्मित इनकी संख्या सर्वाधिक थी। सेलखड़ी निर्मित मनके सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या में इन मनकों का निर्माण सेलखड़ी से किया गया है। इन मनकों का निर्माण सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी से किया गया है। फिर बेलनाकार मनके सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इस आकार के मनकों को स्वीकार करते थे। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय था, तो लोकप्रिय मनकों का आकार क्या था? बेलनाकार। तो बेलनाकार मनके सैंधव समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय थे।
संख्या में प्राप्त होते हैं कौन? सेल खड़ी निर्मित। और बेलनाकार सर्वाधिक लोकप्रिय थे। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में जो कुछ भी चीजें कला के क्षेत्र में चल रही थी, उनमें मन का निर्माण कला भी अपने आप में महत्वपूर्ण कला थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि उनका निर्माण सेल खड़ी, गोमेद, शंख, सीपी, तांबा, चांदी, सोना, हाथीदांत, मिट्टी आदि के माध्यम से बनाए जाते थे। इनका उपयोग आभूषण निर्माण में, और इनकी पहचान जो थी वो सौंदर्य बोध से थी। और आकार में ये बेलनाकार, गोलाकार, अंडाकार आदि कई आकार में होते थे। जैसे कई बेलनाकार मन के हमको लोथों से भी मिलते हैं, सिर्फ कई मनकों की प्राप्ति होती है। और इन मनकों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बात जो थी वो थी कि इनका निर्माण स्थल, तो निर्माण स्थल, उसके निर्माण स्थल की जब बात करते हैं, निर्माण स्थल, तो दो जगह हमको मिलते हैं। निर्माण स्थल में हमको इन मनकों के निर्माण के दो स्थल मिलते हैं। एक मिलता है चन्हूदरो और लोथल। इन दो स्थलों पर हमको मन के निर्माण के पूरे कारखाने मिलते हैं। मन का निर्माण की फैक्ट्रियाँ चन्हूदरो से मिलती हैं। तो मन का निर्माण स्थल में भी हम ये देख पाते हैं कि चन्हूदरो इन मन का निर्माण के चलते ही एक विशेष स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जाना गया। तो इस तरह से मन का निर्माण कला के क्षेत्र में भी यहाँ का कलाकार बहुत कुछ आगे निकल चुका था। तो यहाँ इन मन का निर्माण के साथ एक और नवीन कला हमको दिखाई देती है, और वह कला है बाट एवं माप। बाट एवं माप की कला भी, बाट एवं माप की कला से भी सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकार परिचित थे। वैसे तो ये गणितीय विषय थे या जीवन में एक महत्वपूर्ण पक्ष थे, जिनसे लोगों के लेन देन की प्रक्रिया इसी पर डिपेंड करती थी। चीज़ों को लेने देने की प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती थी। तो बाट एवं माप के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान पर थे। माप तौल की जो इकाई थी, माप और तौल की इकाई जो थी, इसकी इकाई जो थी, माप और तौल की जो इकाई थी वह 16 की संख्या पर आधारित थी। इकाई 16 की संख्या, माप तौल की जो इकाई थी वह 16 की संख्या के अनुपात में थी। 16 की संख्या के अनुपात में थी। जैसे 16, 32, 48, 64। इस तरह से इस संख्या का विकास या इनका अनुपात बढ़ रहा था। 64 और 160, 320, 640 आदि। इस तरह इनकी इकाई का अनुपात जो था वह 16 की संख्या थी। माप और तौल की इकाई का अनुपात जो था इस 16 की संख्या के अनुपात में थी। तो माप तौल की यह परंपरा अपने आप में महत्वपूर्ण चल रही थी। बाट और माप निर्माण में जो पदार्थ यूज किया जाता था, तो जिसका इस्तेमाल किया जाता, प्रयोग किया जाता था, बाट और माप निर्माण में निर्माण पदार्थ क्या था, पदार्थ किसके माध्यम से इनका निर्माण किया जाता था, तो यह भी जानना होता है। वहाँ पे पदार्थ
तो इनमें हम देखते हैं कि सेल खड़ी और चकमक पत्थर निर्माण का पदार्थ जो था वो चकमक पत्थर और सेल खड़ी महत्वपूर्ण थे आज। इन्हीं पदार्थों के माध्यम से बाटों का निर्माण किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम नगरों के उत्खनन में हमको कई प्रकार के बाटों के साक्ष्य मिलते हैं। इन बाटों के साथ साथ में माप के लिए स्केलों के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो माप में हमें देखते हैं कि जो सर्वप्रचलित बाट थे, जो सबसे महत्वपूर्ण बाट थे, उन बाटों का जो आकार था, महत्वपूर्ण आकार जो था वो घनाकार था। आकार इसका घनाकार था। और इस प्रकार से जो स्केल मिलती है, जो इंचियाँ मिलती हैं, उन माप का जो पैमाना था, माप का पैमाना तो माप के पैमाने में हम क्या देखते हैं कि हमको वहाँ से कई प्रकार की स्केल मिलती है। लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा से हमें तरह तरह के वस्तुओं की स्केल मिलती है। इन स्केलों के माध्यम में हम देखते हैं कि जो पैमाना मिलता है स्केल उनको हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हाथी दांत का पैमाना, सीप का पैमाना, हाथी दांत, सीप, तांबा और मिट्टी का पैमाना, सीप का पैमाना, तांबा का पैमाना और मिट्टी का पैमाना। तो हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से मिलता है। लोथल से हमें हाथी दांत की एक स्केल मिलती है और वो स्केल अपने आप में महत्वपूर्ण है। सीप का जो पैमाना है, सीप का, ये हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना। तांबे का पैमाना हमको लोथल से मिलता है। तांबे का पैमाना हमें हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से हमें तांबे का पैमाना, मिट्टी का पैमाना हमें कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ये पैमाने अपने आप में उस युग के बाट एवं माप की कला को अभिव्यक्त कर देते हैं। तो बाट एवं माप की कला में इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं कि उस युग में लंबाई का जो मानक था, 1 फीट का जो अनुपात था, वो 37.6 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या देखते हैं कि लंबाई का माप जो निकाला जाता है, इसमें से हम निकालते थे, वो 37.6 सेंटीमीटर जो था, इतना था, तो वो 1 फीट की इकाई पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता में 37.6 सेंटीमीटर की इकाई जो थी वो 1 फीट की इकाई पर आधारित थी। और दूसरी तरफ एक हाथ की अनुपात की इकाई जब निकालते हैं तो वो 51.1 से लेकर 53.6 सेंटीमीटर एक हाथ की इकाई मानी जाती है। 53.6 सेंटीमीटर एक हाथ की इकाई पर आधारित थी। तो इस तरह से ये परंपराएं
सैंधव सभ्यता में बाँट एवं माप की कला को भी व्यक्त कर देती है। सैंधव सभ्यता में माप और तौल की इकाई जो थी वह 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 32, 48, 64, इसी प्रकार 160, 320, 740 आदि, अर्थात ये 16 की इकाई जो थी यही अनुपात था, इसी के अनुपात में चल रही थी। बाट माप निर्माण पदार्थ में चकमक पत्थर और सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था और इन बाटों का जो बाट जिनसे लेन देन की प्रक्रिया चलती थी, उन बाटों का आकार जो था वो घनाकार था। वैसे और भी प्रकार के आकार मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट अपने आप में महत्वपूर्ण था, ये चलन में था। और एक प्रकार की ही बाँट एवं माप प्रणाली सर्वत्र सैंधव सभ्यता में चल रही थी, यह अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माप के पैमाने अर्थात स्केल से भी जिन चीज़ों को नापने की, जिनसे दूरी नापी जाती थी, चीज़ों को नापा जाता था, उनके भी पैमाने हमें मिलते हैं, जिनमें हाथीदांत का पैमाना हमें लोथल से, सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से, तांबा का पैमाना हमको हड़प्पा से और मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त होता है। इस तरह मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की कला अपने आप में एक बेजोड़ कला थी। लेन देन की प्रक्रिया में के जो साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों में हमको इन बाटों के साथ साथ हमें तराजू के भी मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा एक ऐसा स्थल है जहाँ से तराजू के 2 पलड़े प्राप्त होते हैं। सुरकोटदा, उसको भी आप जानते रहिएगा कि सुरकोटदा से तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संभवतः इन तराजू के पलड़ों का मिलना, बाटों का मिलना और इन चीज़ों के साथ साथ हमको मिलने वाले स्केल पैमाने ये स्पष्ट कर ले जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज एक समुन्नत समाज था, जिसमें लेन देन की प्रक्रिया सर्वत्र एक जैसी चलती थी। और यही कारण है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें सामने आती हैं कि इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता में सारा सिस्टम एक जैसा चलना और उसके चलन की प्रक्रिया को एक यथावत एक लंबी अवधि तक बनाए रखना अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की कला पूर्ण होती है। अब हमारे समक्ष एक विषय बचता है कि आखिर इतनी समुन्नत, इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया। इस सभ्यता के पतन को लेकर कई तरह के मतांतर इतिहासकारों के बीच में बने हुए हैं। इन मतांतरों के विषय में हमको यह भी जान लेना है कि मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर, जैसे कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्यों का मिलना, लोथल जैसे नगरों में पानी के जमाव का बढ़ जाना, ये सारे साक्ष्य अलग अलग चीज़ों को पतन के कारण में दर्शा देते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हो जाता है। और एक छोटी सी बात शेष बचती है, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहासकारों ने, विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर क्या क्या मत दिए हैं। तो हम उसको भी देख लेते हैं और देखने के साथ ही इस सभ्यता को हम आज इस सभ्यता के चैप्टर को क्लोज करते हैं और एक नई संस्कृति की ओर हम बढ़ेंगे। परंतु इस चीज़ को जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि इतनी विकसित सभ्यता का पतन, सैंधव सभ्यता का पतन और उसके पतन के कारण क्या रहे हैं। सैंधव सभ्यता का पतन, सैंधव सभ्यता के पतन के कारण तो सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों को अध्ययन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हम 2 डिवीजनों में बांट कर देख सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का वर्ग
एक पक्ष यह कहता है कि इस सभ्यता का पतन प्रकृति के कारण, प्रकृति के चलते हुआ। परंतु इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग यह कहता है कि इस विकसित सभ्यता का पतन मानवीय व्यवहार के चलते हुआ। तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इस सभ्यता के पतन पर हम एक समीक्षात्मक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करते हैं कि सभ्यता का पतन किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसको हम जब डिवीजनों में विभाजित करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसे इस सभ्यता के उत्थान की कहानी एक रोचक मोड़ ले लेती है और यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर इस सभ्यता को, इतनी विकसित सभ्यता को स्थापित किसने किया था। क्योंकि हमने देखा है, हमने प्रारंभिक अपने सेशन में देख रखा है, यह क्लियर नहीं हो पाता है कि यह सभ्यता वास्तव में किन के द्वारा स्थापित की गई, वह स्वदेशी थे या विदेशी थे। लेकिन जब समीक्षाओं के माध्यम से क्लियर एक बात में कह देना होता है तो मैक्सिमम चीज़ें जो मैच करती हैं वो द्रविड़ सभ्यता से मैच करती है, द्रविड़ों से मैच करती है। इसलिए एक बात में कह दिया जाता है कि सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, परंतु जब उनको तर्कों की कसौटी पर कसा जाता है तो वह भी बात थोड़ा सा डगमगाहट भरी स्पष्ट होने लगती है। तो यहाँ पर हमको यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार था या इसके लिए कई कारणों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सभ्यता के पतन को हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए दो दृष्टियों में बांट लेते हैं, दो डिवीजनों में बांट लेते हैं और उसमें एक डिवीजन हम उसको डिवाइड करते हैं और वह है कि प्राकृतिक प्रकोप के चलते इस सभ्यता का पतन हुआ। परंतु जब दूसरे डिवीजन में जाते हैं हम पाते हैं कि नहीं, मानवीय व्यवहार इस सभ्यता के पतन का मूल कारण है। प्राकृतिक प्रकोप में हम देखते हैं कि इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इस सभ्यता का पतन हुआ। परंतु इस थ्योरी से तमाम विद्वान सहमत नहीं रहते हैं। जो यह थ्योरी आर्नस्टीन और अमलानंद घोष ने दी, इतिहासकारों में दो इतिहासकार महत्वपूर्ण रहे, आर.एल. स्टीन और अमलानंद घोष नामक विद्वानों ने यह माना कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। परंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण नगरों का पतन जलवायु परिवर्तन के चलते हो गया। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में ऐसा हुआ हो, लेकिन संपूर्ण सभ्यता के विनाश के लिए किसी एक ही कारण और वह भी जलवायु परिवर्तन को मान लेना यह समीचीन नहीं लगता है। तो दूसरे इतिहासकारों का एक अलग वर्ग एक नवीन कारण देता है, एक नवीन थ्योरी देता है और वह थ्योरी है, कहते हैं कि बाढ़ के चलते, आने वाली बाढ़ के चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ को लेकर क्योंकि जगह जगह मिलने वाले जलों के जमाव ने, बराबर प्रायः आने वाली बाढ़ों ने इन लोगों का रहना दूभर कर दिया, जिससे तंग आकर कूद कर लोगों ने यहाँ से पलायन का रास्ता अख्तियार कर लिया और लोगों ने इस भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ दिया। तो बाढ़ को भी कुछ विद्वान यह मानते हैं कि बाढ़ के चलते उनमें जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव जैसे विद्वानों ने माना कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के चलते हो गया। फिर तीसरी बात आती है भूतात्विक परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मानना रहा कि भूतात्विक परिवर्तन
भूतात्विक परिवर्तन के चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। भूतात्विक परिवर्तन को मानने वाले विद्वानों में एम.आर. साहनी, R.L. राइक्स और F. डेल्स, M.R. साहनी, M.R. साहनी, राइक्स और डेल्स जैसे विद्वान हैं। डेल्स जैसे विद्वानों ने माना कि भूतात्विक परिवर्तन के चलते सभ्यता का पतन हुआ। राइक्स ने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक ऐसे अवधि में हुआ जब अरब सागर में एक ऐसी हलचल उठी कि उससे उभरने वाले भूतात्विक होने वाले परिवर्तनों ने सिंधु नदी की धारा को ही मोड़ दिया। उसके मुख पर आकर बालू का जम जाने के कारण वहाँ होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों ने, वहाँ के तात्विक परिवर्तनों ने इस सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर एक अन्य कारण भी प्राकृतिक प्रकोप का मिलता है और वह कारण है महामारी। K.U.R. कैनेडी ने माना कि वहाँ एक ऐसी संक्रामक बीमारी फैली जिसके चलते वहाँ के लोगों का कि अनायास ही मौत शुरू हुई और जिसके चलते लोग जो शेष बचे थे उन्होंने उस स्थल को ही परित्यक्त कर दिया, वहाँ से छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए और इस तरह वह सभ्यता का पतन हो गया। महामारी या संक्रामक रोग के चलते सभ्यता का पतन हो गया। और यह बात स्वीकार की K.U.R. कैनेडी ने माना कि संक्रामक बीमारी के चलते सभ्यता का पतन हो गया। साथ ही एक नवीन थ्योरी और आई और वह थ्योरी थी रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने एक नवीन थ्योरी दी। वह थ्योरी उन्होंने कहा कि भौतिक रासायनिक विस्फोट के चलते इस सभ्यता का पतन हुआ। भौतिक रासायनिक विस्फोट उन्होंने माना और यह थ्योरी दी एम दिमित्रियेव रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने माना कि एक समय ऐसा हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन में छिद्र हुआ जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आई और एकाएक यहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक गया, जिससे यहाँ के लोगों की अकस्मात मृत्यु हुई और जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ। तो ये कारण उसके प्राकृतिक कारणों में गिने गए। ये प्राकृतिक कारणों की जो थ्योरी दी गई वो इन विद्वानों ने अपने अपने हिसाब में दी। फिर दूसरी ओर जो हम जाते हैं देखते हैं कि प्राकृतिक कारणों के चलते यदि इस सभ्यता का पतन पूर्णतः नहीं हुआ तो आंशिक रूप से हुआ, तो उसमें जो पूर्णता थी वो किन मानवीय व्यवहारों के चलते आई। तो उसमें पहली थ्योरी गार्डनर चाइल्ड, मार्टिमर ब्यूलर और स्टुअर्ट पिगट ने दी और उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के चलते हुआ। बाह्य आक्रमण इसमें उन्होंने आर्यों का आक्रमण माना। तो ये व्हीलर पिगट और चाइल्ड की थ्योरी उनकी मान्यता के हिसाब से पता चला कि इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के चलते हुआ और वह बाह्य आक्रमण आर्यों का था। यह पहला कारण मानवीय व्यवहार आया। इस मानवीय व्यवहार के चलते एक समुन्नत और विकसित सभ्यता का पतन हुआ। फिर दूसरी थ्योरी जो आई वो आई व्यापारिक गतिरोध। क्योंकि यहाँ के लोग बेसिकली व्यापार में विशेष दिलचस्पी लेने वाले थे। अल्ब्राइट का यह मानना रहा
कि जब उनके व्यापार में गतिरोध उत्पन्न होने लगा तो वहाँ से ये लोग पलायन की अवस्था में आ गए और वहाँ से पलायन कर गए, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया। अल्ब्राइट की यह थ्योरी अल्ब्राइट महोदय का यह मानना कि इस सभ्यता का पतन व्यापारिक गतिरोध के चलते हुआ। यह ठीक है कि इसके चलते कुछ असुविधाएं उनको जरूर आई, लेकिन हम यह पूर्णता नहीं कर सकते कि सिर्फ व्यापारिक गतिरोध के चलते ही उनका पतन हो गया। फिर एक नवीन थ्योरी मानवीय व्यवहार की और आई, और वह थ्योरी आई सर जॉन मार्शल की। मार्शल ने अपने इस सिद्धांत को, जिसमें उन्होंने बाढ़ को अपना माना था कि बाढ़ के चलते सभ्यता का पतन हुआ, परंतु जब व्यापक पैमाने पर उन्होंने सभ्यता के क्षेत्रों का अध्ययन किया, देखा, उन्होंने अपने इस सिद्धांत से किनारा करते हुए एक नवीन थ्योरी दी, और वह नवीन थ्योरी थी प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता को उन्होंने एक नवीन थ्योरी के साथ प्रसारित किया और माना कि इस सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के चलते होगा। जॉन मार्शल की यह थ्योरी भी पूर्णतः स्वीकार्य नहीं हुई। और चौथा कारण मानवीय कारणों में जो माना जाता है वह यह माना जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ। वहाँ पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन एवं वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी विकसित हो गई, काफ़ी बढ़ गई, एवं जनसंख्या वृद्धि को माना गया। कहा जाता है कि इसके चलते ये फेयर सर्विस की थ्योरी थी। फेयर सर्विस कहा जाता है कि इसके चलते वहाँ के प्रशासनिक नियमों में बदलाव हुआ और वहाँ के लोगों ने अब उस निर्धारित की गई सभ्यता के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रारंभिक दौर में हम देख पाते हैं कि जब परिपक्व चरण सभ्यता का चल रहा होता है 2350 से 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच, उसके नगरों की व्यवस्था, उन नगरों की समुन्नत विकसित न्यायिक प्रशासनिक प्रणाली यह स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसी किसी भी प्रकार की उत्तेजित भावनाएं वहाँ के लोगों में नहीं थी। परंतु आगे चलकर इस सभ्यता में यह भी देखा गया कि इस सभ्यता में प्रशासनिक नियमों की अवहेलनाएं की जाने लगी। उस टाउन प्लानिंग में जहाँ नगर की सड़कें सीधी स्वच्छ हुआ करती थी, किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण वहाँ दिखाई नहीं देता था, वहीं उन्हीं नगरों में आगे चल के उसको उत्तरवर्ती चरणों में हमें नगरों में अतिक्रमण की संभावनाएं भी, अतिक्रमण के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। इन अतिक्रमण के साक्ष्यों का मिलना यह स्पष्ट कर देता है कि वहाँ पारिस्थितिकी असंतुलन के चलते, जनसंख्या वृद्धि के चलते ये सारे कारण उभर कर सामने आ रहे थे, जिनके चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के साथ हमारे समक्ष एक विशेष बात और रह जाती है जानने की, इस सभ्यता का पतन क्या आकस्मिक पतन था या क्रमिक पतन। इसको हम किस नाम से स्पष्ट कर सकते हैं? तो यह भी सत्य है कि इस सभ्यता का उत्थान न तो एक दिन में हुआ था और वैसे ही इसका पतन भी किसी एक कारण के चलते एकाएक नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से इस सभ्यता का पतन भी क्रमिक पतन की दशा में रहा होगा। और यह भी जान लेना आवश्यक है कि इस सभ्यता की उत्तरजीविता और निरंतरता को जब देखते हैं